आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्या व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या देखते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज, जो किससे बना हुआ है? रेसिस्टर से, प्रतिरोधक से। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? तो चालक तार का चतुर्भुज होता है, या चतुर्भुज नहीं होता है तो बंद लूप होता है। देखो यहाँ पर चालक तार का या कंडक्टिंग वायर का, चालक तार का कहें या कंडक्टिंग वायर का क्या होता है? क्लोज लूप होता है। देखो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक क्या है? क्लोज लूप है। ए बी सी डी क्या है? क्लोज लूप है। जो किससे बना हुआ है? जो बना हुआ है कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है, क्लोज लूप, बंद लूप बना हुआ है। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। देखिए यहाँ पर ए से बी तक, समझ रहे हैं ना? ये देखो यहाँ से पर है ए से बी तक, तो इसमें है ए से बी तक, इसमें है बी से सी तक, तो इसमें भी है बी से सी तक। फिर देखो सी से डी तक, तो देखो सी से डी तक, उसके बाद डी से ए तक, तो डी से ए तक क्या है? क्लोज लूप है, बंद लूप है। तो कंडक्टिंग वायर का क्लोज लूप होना चाहिए, जिसका नाम दिया हमने ए बी सी डी। यहां भी नाम दिया हमने ए बी सी डी और ए बी सी डी ए बी सी डी ए, क्लोज लूप है कंडक्टिंग वायर का। इस क्लोज लूप में 4 रेसिस्टर होते हैं, 4 प्रतिरोधक होते हैं, जो देखिए कैसे जुड़े होते हैं। ए और बी के बीच में मैंने R1 जोड़ा, तो यहां भी देखो ए और बी के बीच में मैंने R1 जोड़ा। बी और सी के बीच में R2 प्रतिरोधक को जोड़ा, R2 रेसिस्टर को जोड़ा बी और सी के बीच में। तो यहाँ भी देखो बी और सी के बीच में R2 रेसिस्टर को जोड़ा, सी और डी के बीच में R3 को, सी और डी के बीच में R3 को, डी और ए के बीच में R4 रेसिस्टर को जोड़ा, तो डी और ए के बीच में R4 रेसिस्टर या प्रतिरोधक को जोड़ा। बाकी इसमें कुछ अलग थोड़ा सा कर दिए हैं। देखो B और D के बीच में मैंने जोड़ दिया गैल्वानोमीटर, G बोले तो गैल्वानोमीटर। अब B और D के बीच में गैल्वानोमीटर भी रह सकता है, या B और D के बीच में कोई 5वां या 5th रेसिस्टर भी रह सकता है। यहां पर देखो B और D के बीच में, यहां देखो B और D के बीच में, B और D के बीच में 5th रेसिस्टर है, 5वां प्रतिरोधक है। यहाँ B और D के बीच में गैल्वानोमीटर है। दोनों में से कुछ भी रह सकता है, क्योंकि इसका जो है कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बस यह पता करने के लिए है कि यहाँ से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस ये पता करने के लिए। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो 5th रेसिस्टर का या गैल्वानोमीटर का अधिक उपयोग नहीं होगा। ये हमको करंट बताने के लिए केवल होता है, जिसके चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये जो सर्किट है, ये जो परिपथ है, क्या बन जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें B और D के बीच में, B और D के बीच में 5th रेसिस्टर, 5वां प्रतिरोधक या गैल्वानोमीटर होता है, और A और C के बीच में, A और C के बीच में क्या लगा होता है? सेल लगा होता है। A और C के बीच में क्या लगा होता है? सेल लगा होता है, बैटरी लगा होता है। सिंगल को कहते हैं सेल, बहुत सारा है तो बैटरी कहते हैं, तो बैटरी को सेल्स कह सकते हैं। तो AC के बीच में सेल लगा होता है, AC टर्मिनल के बीच में सेल लगा होता है। यहाँ भी देखो A और C के बीच में सेल लगा हुआ है, जो यहाँ पर हम दिखा नहीं रहे, मगर देखो करंट दिखा रहे हैं कि देखो जैसे करंट जा रहा है। करंट को लिखेंगे, अभी हमने नहीं लिखा हुआ है। A और C के बीच में यहाँ पर क्या रहेगा? सेल रहेगा। A और C के बीच में सेल रहेगा, जो मैंने इसमें नहीं दिखाया, इसमें दिखा दिया है।
तो इस प्रकार से जो है ये आकार, ये जो सर्किट है, ये जो परिपथ है, क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन एक शर्त है, शर्त हम बाद में बोलेंगे। शर्त क्या है? देखो, पहले आप सर्किट को समझ गए होंगे। ABCD क्लोज लूप, ABCD क्लोज लूप, ABCD बंद लूप, ABCD बंद लूप। इसमें चारों साइड के बीच में एक एक रेसिस्टर रहेगा, R1, R2, R3, R4। इसमें भी देखो AB, BC, CD और D, ये चारों साइड के बीच में एक एक रेसिस्टर रहेगा। बाकी बीच में रेसिस्टर रहेगा पांचवा, या फिर गैल्वेनोमीटर रहेगा। तो ये जो सर्किट है क्या कहलाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन शर्त है, कब? देखो BD में जो BD को मिलाने वाला जो लाइन है, BD को मिलाने वाला जो लाइन है या फिर क्या है, कंडक्टर है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इस प्रकार से जो है बांट देना है, यहाँ पर दिमाग में इस प्रकार से बंटवारा कर लेना है। अब उसके बाद देखो, इसको बंटवारा कर लेने के बाद यदि R1 बटा R2, गौर करो मैंने शुरू किया इधर से, R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3, ध्यान में आया? देखो R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 हो जाए, मतलब R1 तथा R2 का रेशियो और R4 तथा R3 का रेशियो बराबर हो जाता है, तो बीच में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। बीच में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, यहाँ से करंट नहीं बहेगा और यहाँ से करंट नहीं बहेगा। इस बात की जानकारी कौन देगा? ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट को बताएगा। जब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। तब गैल्वेनोमीटर में जब विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा, तब समझ जाएंगे कि R1 तथा R2 का रेशियो और R4 तथा R3 का रेशियो बराबर है। क्योंकि R1 तथा R2 का रेशियो R4 तथा R3 का रेशियो बराबर हो जाता है, तो बीच के गैल्वेनोमीटर में या बीच वाला तार में कोई धारा नहीं बहता। तब यह सिस्टम क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। यहाँ भी देख लीजिए, ये है BD, ये है क्या? BD, ये है BD। तो यदि R1 तथा R2 का रेशियो, हिंदी में कहें तो R1 तथा R2 का अनुपात, R1 तथा R2 का अनुपात बराबर R4 तथा R3 का अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात, R1 तथा R2 का अनुपात या रेशियो, R4 तथा R3 का रेशियो या अनुपात बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऊपर वाला बटा नीचे वाला। अब नीचे वाला इधर मत समझना, ये इसमें R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 ऐसा हो जाए, R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 ऐसा हो जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई करंट नहीं जाता। मतलब इस सर्किट में, इस परिपथ में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तब हम कहेंगे यह आकार क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा जो BD के बीच में है, और यहाँ BD के बीच में क्या लगा हुआ है? पांचवा रेसिस्टर, पांचवा प्रतिरोधक, इसमें भी करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा, कोई विभवांतर का यहाँ पर जो है क्षति नहीं होगा, कोई हीट एनर्जी नहीं निकलेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई शक्ति क्षय यहाँ पर नहीं होगा, कोई पावर कंजम्पशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। ऐसा आकार क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ABCD इज अ क्लोज लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। ABCD क्या है? कंडक्टिंग वायर का क्लोज लूप है, बंद लूप है। 4 रेसिस्टर R1, R2, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल AB, BC, CD एंड D। 4 रेसिस्टर कौन कौन? R1, R2, R3 एंड R4। 4 रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल AB,
BC, CD and DA, है ना। 4 resistor are connected between terminal AB, BC, CD and DA, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर और 5th रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन BD टर्मिनल। एक गैल्वेनोमीटर और 5th रेसिस्टर, एक गैल्वेनोमीटर और 5th रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल BD टर्मिनल के बीच में 5th रेसिस्टर या गैल्वेनोमीटर रहता है। अच्छा, सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल AC टर्मिनल के बीच में क्या रहता है? सेल रहता है। यहां भी AC टर्मिनल के बीच में क्या रहेगा? सेल रहेगा, ठीक है। देन सॉरी, यहां पर इफ द रेशियो R1 is to R2 equal to R4 is to R3, if the ratio R1 is to R2 equal to R4 is to R3, if the ratio R1 is to R2 equal to R4 is to R3, then current does not flow through galvanometer, तब जो है गैल्वेनोमीटर या 5th रेसिस्टर से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। दिस सर्किट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। यही मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि ABCD क्या है? चालक तार का बंद लूप है। ABCD क्या है? चालक तार का बंद लूप है। प्रतिरोधक R1, R2, R3 और R4, प्रतिरोधक R1, R2, R3 एंड R4 क्रमशः AB, BC, CD और DA टर्मिनल से जुड़ा है। प्रतिरोधक R1, R2, R3 और R4 क्रमशः AB, BC, CD और DA टर्मिनल से जुड़ा है। AB, BC, CD और DA टर्मिनल से जुड़ा है। कौन जी? 4 प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4। एक गैल्वेनोमीटर या 5वां प्रतिरोधक BD टर्मिनल से जुड़ा है। एक गैल्वेनोमीटर या 5वां प्रतिरोधक BD टर्मिनल से जुड़ा है। AC टर्मिनल से सेल जुड़े हैं। AC टर्मिनल से क्या जुड़े हैं? सेल जुड़े होते हैं। इसमें मैंने दिखाया है, इसमें जगह नहीं होने के कारण नहीं दिखाया है। यदि अनुपात R1 R2 बराबर R2 R4 होता है, यदि अनुपात R1 R2 बराबर R4 R3, सॉरी यहां पर गलती लिख दिया मैंने, R1 R2 R4 R3, यदि अनुपात R1 R2 बराबर क्या होता है? R1 R2 बराबर R4 R3, R1 R2 बराबर R4 R3 अनुपात होता है, तब गैल्वेनोमीटर या 5वां प्रतिरोधक में कोई धारा नहीं बहेगा। तब गैल्वेनोमीटर या 5वां प्रतिरोधक में कोई धारा नहीं बहेगा। इस परिपथ को क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 2 नंबर में अगर आवे तो आपको ये इनमें से कोई एक फिगर देना है और आपको ये लैंग्वेज लिखना है, अगर 2 नंबर में आता है तो। इसके बाद जो है 5 मार्क में जो है साबित करने के लिए आता है कि कैसे, ये तो हो गया 2 नंबर का। 5 नंबर में साबित करने के लिए आता है कि R1 is to R2 बराबर R4 by R3 कैसे होता है, वो साबित करने के लिए भी आता है, जो हम इसको मिटा करके दिखाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसा हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। तो हम लोग साबित करें कि R1 by R2 बराबर R4 बटा R3 होता है। साबित करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि गैल्वेनोमीटर में भी रेसिस्टेंस मान लेंगे। मानना क्या होता ही है, आप पहले से पढ़े हुए हैं कि हर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है हाई होता है, सभी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। हर गैल्वेनोमीटर के पास अपना प्रतिरोध होता है जो उच्च होता है, तो उसको मान लेंगे। मान लिए कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, Rg। अपनी तरफ से मान लेंगे कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, Rg है। नीचे वाला फिगर हमने मिटा दिया जगह को बनाने के लिए, क्योंकि आप तो एग्जाम में एक ही फिगर बनाओगे, जो काम हम इसमें कर रहे हैं वही काम उसमें भी होगा। अगर R5 मानोगे यहाँ पर तो Rg हमको मानने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाए हैं तो Rg को लिखे हैं,
अगर R5 इसके जैसा लिख देते यहाँ पर तो Rg नहीं मानते, इतनी सी बात है। तो गैल्वेनोमीटर लिखा तो इसका प्रतिरोध क्या मान लिया हमने, Rg। अब उसके बाद क्या है कि देखो, जब तक हीट स्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा, मतलब संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा, मतलब R1/R2 बराबर R4/R3 नहीं होगा, तब तक यहां से करंट पास करेगा। अब या तो D से B की ओर जाएगा या करंट B से D की ओर जाएगा। तो हमने मान लिया कि करंट जो है B से D की ओर जा रहा, ऐसा हमने मान लिया कि करंट B से D की ओर जा रहा, क्योंकि फिलहाल संतुलित है या नहीं है हम नहीं जानते। तो संतुलित नहीं है तो हमने मान लिया कि B से D की ओर करंट पास कर रहा। तो हमको प्रूफ करना है कि जब ये संतुलित होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो R1/R2 बराबर R4/R3 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो करंट जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, मतलब संतुलन की अवस्था में नहीं है, तब तक गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा जो हमने B से D की ओर माना। वो करंट कितना मानेंगे, वो करंट जो पास कर रहा है कितना मानेंगे, Ig मान लेते हैं। Ig मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट, Ig मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट, चाहे तो B से D की ओर मानो चाहे D से B की ओर मानो, बात सेम है। हमने ऊपर से नीचे मान लिया। अब क्या करिए, यहां पर प्रूफ करना हमको, तो क्या करना है, लूप का नियम लगाना है। याद करो लूप का नियम है ना, इन द नेटवर्क ऑफ कंडक्टर एंड इन द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स एंड सेल्स, सेलों और प्रतिरोधों के जाल में द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। माने सभी विभवांतर का जो अलजेब्रिक सम होता है, सभी विभवांतर का जो कुल योगफल होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। वही वाला नियम लगाना है, लूप का नियम। आधा ना लूप का नियम। देखो लूप का नियम में क्या पढ़ाते, देखो लूप का नियम बनाने से, लूप का नियम लगाने से पहले, लूप लॉ को लगाने से पहले, किरचॉफ का लूप का नियम लगाने से पहले आपको मानना पड़ेगा कि लूप में कैसे चलना है। तो यहां पर देखिए एक क्लोज लूप बन रहा है, बंद लूप बन रहा, कैसे बन रहा है, A से B तक, B से D तक, D से A तक, A B D A क्लोज लूप बन रहा, बंद लूप बन रहा। तो इस लूप में जो है हमको कैसे उंगली घुमाना है, तो उंगली घुमाना है घड़ी के दिशा में। आप चाहो तो घड़ी के उल्टा भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, बट मेरा हैबिट है हर बार हम क्लॉकवाइज ही चलते हैं। तो क्लॉकवाइज हमने लगा दिया। कौन सा लूप है, लूप का नाम है ABDA। तो लिखते हैं यहां पर इन द क्लोज लूप ऑफ, इन द क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप कि यहां से लिखें, यहां से लिखते हैं, जगह मिल जाएगा काम करने के लिए। इन द क्लोज्ड लूप, इन द क्लोज्ड लूप कौन सा, ABDA। लूप को हमेशा बंद करना है, A से चलना है तो अंत में A पर आना है, तभी तो बंद होगा, ABDA। तो इन द क्लोज्ड लूप ABDA मतलब क्या, ABDA बंद लूप में, बंद लूप में क्या होगा, इस बंद लूप में चलो उंगली घुमाते हैं, किधर घुमाते हैं, घड़ी के दिशा में। तो याद करो क्लोज लूप में क्या नियम लगता है, यदि उंगली करंट के डायरेक्शन में घूम रहा है तो I गुना R पॉजिटिव होता है, और यदि उंगली करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो I गुना R निगेटिव होता है। यही ध्यान रखना है। तो देखो घड़ी के दिशा में चलने के क्रम में मेरा उंगली जो है करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर मैंने करंट को मान लिया है, जो अभी मैंने स्विच को रोक करके बताया था। देखो बैटरी से निकल रहा I करंट चला,
उसके बाद क्या है कि करंट यहां पर बट गया, ए बी डायरेक्शन में I1 करंट जा रहा, ए बी डायरेक्शन में I1 करंट जा रहा और ए डी डायरेक्शन में I4 करंट जा रहा। उसके बाद बी से डी की ओर IG करंट जा रहा, फिर देखो बी से सी की ओर I2 करंट जा रहा, फिर देखो डी से सी की ओर I3 करंट जा रहा। हमने यहां पर I1 माना है, यहां पर I2 माना है। क्यों माना है? क्योंकि करंट देखो तो यहां पर डी पर करंट बट गया है ना जी। जब तक व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, तब तक तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा। करंट जाएगा तो ये करंट बटा कहां पर? डी पॉइंट से बी पॉइंट से जा रहा। तो पीछे से जो I1 करंट आ रहा था उसी में से कुछ करंट बी से सी की ओर गया जिसको I2 मान लिया, कुछ करंट बी से डी की ओर गया उसको IG मान लिया। तो बैटरी से निकला I करंट, पॉइंट ए पर करंट दो भाग में बट गया। जो ए से बी की ओर गया उसको I1 माना, जो ए से डी की ओर गया उसको I4 माना। पॉइंट बी पर करंट फिर से बट गया क्योंकि गैल्वेनोमीटर अभी तक इक्विलिब्रियम में, संतुलन में नहीं साबित किए हैं। तो कुछ करंट बी से डी की ओर जाएगा, कुछ करंट बी से सी की ओर जाएगा। ये दोनों करंट कहां से आ रहा? I1 से आ रहा है। चूंकि दोनों करंट I1 से ही आ रहा है तो I1 दो भाग में बट गया। जो B से D की ओर गया वो IG कहलाया, जो B से C की ओर गया वो I2 कहलाया। अच्छा, D पर आने के बाद D पर देखो दो करंट मिल गया। B से D की ओर IG करंट आ रहा है, B से D की ओर IG करंट आ रहा है, A से D की ओर I4 करंट आ रहा है। तो ये वाला I4 और ये वाला IG दोनों यहां पर मिल गया, D पर मिल गया। मिलकर क्या बनाया? I3 बनाया। अब I3 करंट इधर से जा रहा D से C की ओर, तो D से C की ओर I3 आ रहा है, अब B से C की ओर I2 आ रहा है। दोनों मिलके अंत में उतना ही करंट निकलेगा जितना करंट इंटर किया था। तो I करंट इंटर किया था, लास्ट में I करंट बाहर निकल गया और सर्किट में चला गया। ऐसा हमने मान लिया है। ऐसा मानने के बाद हमको लूप का नियम लगाना है, लूप का नियम लगाना है। तो यहाँ लूप का नियम लगाने के लिए लूप बनाया घड़ी के दिशा में। तो घड़ी के दिशा में लूप का नियम लगाया। कौन सा लूप है? ए बी डी ए, इन द क्लोज लूप ए बी डी ए, बंद लूप ए बी डी ए में। चलो नियम लगाते हैं। यदि करंट के दिशा में हमारा उंगली चलेगा, करंट के दिशा में हमारा उंगली चलेगा तो आई आर पॉजिटिव, करंट के उल्टा चलेगा तो आई आर नेगेटिव। तो देखो करंट भी जा रहा है ए से बी की ओर, मेरा उंगली भी जा रहा है ए से बी की ओर, तो I1 गुना R1 पॉजिटिव होगा। क्या होगा? I1 गुना R1 पॉजिटिव होगा। उसके बाद लूप में आगे बढ़ते हैं। मेरा उंगली जा रहा है करंट के दिशा में तो IG गुना RG पॉजिटिव होगा। मेरा उंगली, क्योंकि हमने घड़ी के दिशा में चलना है ना, घड़ी के दिशा में ये हुआ ना, ये क्या हुआ? घड़ी के दिशा में हुआ। तो घड़ी के दिशा में चलना है तो B से D की ओर जाना पड़ेगा। जो करंट का दिशा है, जो क्या है? करंट का दिशा है। तो करंट के दिशा में क्या होगा? IG RG पॉजिटिव होगा ना भाई, IG RG पॉजिटिव होगा। अब यहां से आने के बाद D से A की तरफ जाएंगे। घड़ी के दिशा में उंगली घुमाते समय D से जाएंगे A की तरफ, तो D से A की तरफ जाएंगे तो करंट के उल्टा जा रहे हैं, क्योंकि करंट जा रहा है A से D की ओर, अब मेरा उंगली जा रहा है D से A की ओर, तो करंट के उल्टा जाएंगे तो I गुना R नेगेटिव होगा। तो I4 R4 क्या होगा? नेगेटिव। I4 R4 क्या होगा? नेगेटिव। उसके बाद लूप क्या हो गया? बंद हो गया। तो सब मिला के पोटेंशियल कितना होता है? 0। सब मिला के पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो I1 R1
प्लस आई जी आर जी माइनस आई फोर आर फोर बराबर क्या हो गया 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन 1। अब सेम काम करते हैं लूप, इस लूप में देखो यहां भी एक लूप है, तो यहां भी चलते हैं घड़ी के दिशा में, यहां भी चलते हैं घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में कौन सा लूप बन रहा, ए सी डी बी लूप बन रहा, देखो लूप बन रहा, सॉरी ए नहीं बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी लूप बन रहा। तो लिखेंगे क्या, इन द लूप बी सी डी बी, इन द लूप बी सी डी बी, इन द लूप बी सी डी बी मतलब क्या, लूप बी सी डी बी में, लूप बी सी डी बी में, बी सी डी बी में क्या होता है, चलते हैं बी से, बी सी डी बी में उंगली घड़ी के दिशा में जाए तो आई आर पॉजिटिव, आई टू आर टू क्या होगा पॉजिटिव, आई टू आर टू क्या होगा पॉजिटिव। उंगली चल रहा है घड़ी के दिशा में बी से सी की ओर, आई टू आर टू पॉजिटिव। अब सी से डी की ओर उंगली चला घड़ी के उल्टा तो आई थ्री आर थ्री निगेटिव माइनस आई थ्री आर थ्री। फिर उसके बाद उंगली चला डी से बी की ओर, घड़ी उंगली चला बी सी सी डी डी, उंगली चला करंट के उल्टा, उंगली चला करंट के उल्टा तो आई आर क्या होगा नेगेटिव, आई जी आर जी क्या होगा नेगेटिव। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों मिला के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तीनों मिला के विभवांतर क्या हो जाएगा 0। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, एक गैल्वेनोमीटर यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है, यदि एक क्या यार सॉरी यदि एक व्हीट स्टोन ब्रिज, यदि एक व्हीट स्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है, तो बीडी के बीच में करंट नहीं बहता है। तो यदि व्हीट स्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब बीडी के बीच करंट नहीं बहेगा, मतलब Ig का मान 0 हो जाएगा। और जब Ig का मान 0 हो जाएगा तो IgRg यहां भी 0 हो जाएगा और IgRg यहां भी 0 हो जाएगा। इस पर को लिखना पड़ेगा, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में Ig बराबर क्या होता है 0, माने कि व्हीट स्टोन ब्रिज के बीडी के भुजा के बीच में करंट नहीं बहता, बीडी साइड पर करंट नहीं बहेगा, वो लिखना पड़ेगा। इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, एक व्हीट स्टोन ब्रिज को संतुलन की अवस्था में एक व्हीट स्टोन ब्रिज को संतुलन की अवस्था में
संतुलन की अवस्था में क्या होता है, Ig बराबर 0 हो जाता है, Ig बराबर 0 हो जाता है। देयरफॉर सिंस Ig बराबर 0 देन क्या, Ig Rg बराबर भी क्या हो जाएगा 0। यानी देखो ये Ig Rg भी क्या हो गया 0 हो गया, ये Ig Rg भी क्या हो गया 0 हो गया। तब समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमको, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में Ig 0 हो गया, Ig Rg 0 हो गया, तो ये जो I4 R4 है माइनस में, इसको इधर ला करके प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 हो गया, तो ये वाला वैल्यू जो माइनस में है इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, I1 R1 बराबर, I1 R1 बराबर, इसको आगे करके I4 R4 लिखेंगे, I1 R1 बराबर I4 R4 लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो चुका है 0, तो इसको इधर ले आएंगे और क्या पढ़ेंगे, I1 R1 बराबर I4 R4 पढ़ेंगे। अब I एक तरफ और R एक तरफ, तो कहेंगे नवाबो R1 बटा R4 बराबर I4 बटा I1, R1 बटा R4 बराबर I4 बटा I1 कहेंगे, इक्वेशन 3 बन जाएगा यहां पर। एंड ये मिला किससे हमको, ये मिला हमको 1 से, उसी प्रकार देखो तो 3 से भी तो 2 से भी तो निकालना है, इसमें भी तो Ig Rg 0 है, तो Ig Rg यहां पर जब 0 हो गया है तो I3 R3 जो माइनस में है इसको इधर करके लिखेंगे, I2 R2 बराबर I3 R3 लिखेंगे, और क्या मिलेगा हमको, एंड I2 R2 बराबर, ये तो 0 हो गया, I3 R3 लिखेंगे। अब क्या करें इसके बाद, कुछ गड़बड़ लिखे हैं हम, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं, तो R2 बटा R3 बराबर I3 बटा I2 लिखेंगे, क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखो, चूंकि हम लोग मान चुके हैं कि Ig का मान क्या है 0 है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में, हीट स्टोन ब्रिज क्या है, संतुलन की अवस्था में है, तब हीट स्टोन ब्रिज अगर संतुलन की अवस्था में रहेगा तो Ig का मान 0 होगा। अब Ig 0 होने का मतलब क्या, इधर कोई करंट नहीं बहेगा, तो इधर जब करंट ही नहीं बहेगा तो I1 करंट जो आ रहा था टोटली I2 की तरफ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हीट स्टोन ब्रिज में Ig जब 0 हो जाएगा तो B पर करंट नहीं बटेगा ना भाई, इधर तो कोई करंट ही नहीं आएगा क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो I1 टोटली किधर जाएगा, I2 की तरफ जाएगा, तो I1 और I2 क्या होगा, बराबर होगा। Ig 0 है, Ig 0 है तो I1 क्या हो जाएगा, I2 के बराबर, और इधर करंट नहीं आएगा तो क्या होगा, I4 क्या हो जाएगा, I3 के बराबर। इस बात को लिखते हैं। अगेन मतलब क्या, पुनः सिंस Ig बराबर 0, Ig क्या है 0 है, देयरफॉर I1 किसके बराबर होगा, I1 जो है I2 के बराबर हो जाएगा, एंड I4 जो है I3 के बराबर हो जाएगा, एंड I4 जो है
I4 जो है I3 के बराबर हो जाएगा। अब I1 और I4 का मान कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I4 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में नहीं 3 में, इन इक्वेशन 3 समीकरण 3 में क्या करो, I4 का मान रखो और I1 का मान रखो, तो क्या मिलेगा, R1 बटा R4 बराबर I4 के बदले क्या लिखेंगे, I4 के बदले I3 लिखेंगे, और I1 के बदले क्या लिखेंगे, I1 के बदले I2 लिखेंगे। ये मिला हमको एक समीकरण 5 नंबर का। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 पर गौर करो, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 पर गौर कर लो। I3 बटा I2 मिल गया, I3 बटा I2 मिल गया भाई। RHS जब मिल गया तो LHS भी मिल जाएगा ना जी। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 क्या हो गया, ये दोनों मिल गया तो क्या लिखेंगे, R2 बटा R3, क्योंकि RHS मिल गया तो ये भी मिल जाएगा, R2 बटा R3 बराबर R1 बटा R4। इसको आप अरेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। R2 को इधर ले आओ, R4 को इधर ले आओ, R4 को तिरछा गुना कर दो ना, क्या हो जाएगा, R4 बटा R3 बराबर R1 बटा R2। देखो आ गया, R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3। ठीक है, यही क्या है, यही है इक्विलिब्रियम कंडीशन में या संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 नंबर में आज तो केवल पहले लिखा वो लिख दीजिए। 5 नंबर में क्या है कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, डिराइव इट्स, इसका जो है फार्मूला को डिराइव करो, इसका व्यंजक निकालो, तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। कई बार जो क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो है इसको निकालने के लिए कहता है और इसका उपयोग मांगता है, इसका क्या उपयोग है, तो वह हम उपयोग अभी पढ़ाते हैं। पहले इसको जो है सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे उपयोग को। फर्स्ट पार्ट भी इतना देखा, सेकंड पार्ट में देखते हैं यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, समझा।